लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग बहुत ये हमने 2-3 बार इसके ऊपर शोज किए तो लोग से सवाल पूछते हैं कि क्या सेंट्रल बैंक जो है, स्टेट बैंक, उसकी कोई रेगुलेशन का कोई अमल होगा इसमें, वो कुछ ओवरसी करेंगे? ये भी अभी क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया उन्होंने कि कानून साजी क्या होगी, वॉलेट कैसे बनेंगे, हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट, कोल्ड स्टोरेज, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में डील करना है तो किस एक्सचेंज पे जाएंगे, क्या एक्सचेंज पाकिस्तान में अलाउ किए जाएंगे। अभी तो क्लियर कट स्टेट बैंक ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में डील करना इलीगल है, जबकि मेरा हाँ। ख्याल है कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसको खैर फॉर्मलाइज भी करना जरूरी है, बिकॉज फिर वो एक चीज जो, तो ये तो खैर अहम बात होगी। लेकिन आपका ओवरऑल जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि ये अगर हम इसको फॉर्मलाइज करते हैं लीग और इसको एक स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं तो ये अच्छा होगा मुल्क की मईशत के लिए, रेमिटेंसेस की तरसील जो है उस उसके लिए भी, और ऑब्वियसली भी उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे भी होता है, फरूख साहब। लेकिन ये इतनी तनकीद क्या वजह है कि क्यों हो रही है ये जो पता नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर तो पूरा एक, जिससे कहते हैं ना, वो कह रहे हैं पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा जो है ना ये गुनाह सरजद हो रहा है। अगर आप उसको वो पढ़े बहुत सारी ट्वीट्स के जी ये तो, क्योंकि शायद वो जो शख्स आके एक वो ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अमेरिका के, उनके रिश्तेदार जो आकर मिले हैं पाकिस्तान में, शायद इस वजह से जो नाकिदीन है या मुखालिफिन है हुकूमत के इस वक्त के आर्मी चीफ के, तो वो उनको शायद इस बात की ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरी तो यही रीडिंग है। जी मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ। मेरे दिल में दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। देखिए ये एक नया असासा सामने आया है। तारीख में असासाजात जो हैं, जैसे रियल एस्टेट है, सोना है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये पिछले कई 100 सालों से, अगर गोल्ड का आप देख लें तो पिछले 8-10 हज़ार सालों से ये असासे चल रहे हैं और ये नॉर्मलाइज हो गए हैं हमारे लिए। ये एक नया असासा उठ के सामने आया है पिछले कई 10-12 सालों में। और लोगों का नॉलेज इसके ऊपर जो है वो तकरीबन आप समझिए कि ना होने के बराबर है। अब हम्म। दुनिया भर में इसकी अडॉप्शन कहा जा रही है कि 6 से 7% इंसानियत ऐसी है जो जो अडॉप्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोई 94% लोग ऐसे हैं जिनको इसका पता नहीं है। और पाकिस्तान में शायद ज्यादा लोग ऐसे हों जिनको रियली अंडरस्टैंडिंग इसकी इसकी नहीं हो। और दूसरा बड़ा इशू ये है कि हमारा दिमाग जो है वो साजिशी बन चुका है। हमारी नज़र जो है वो सियासी है। और कोई भी अमल हमें नज़र आता है उसको हम एक साजिशी दिमाग से और एक सियासी नज़र से देखते हैं। अब ये क्रिप्टो सामने आ रहा है, इसके पीछे भी हम शायद सियासत और साजिश ढूंढ रहे हैं कि इसका कोई अमेरिका के साथ ताल्लुक है, कोई ट्रम्प के रिश्तेदार कहीं पहुंच गए हैं। देखिए हमने अपनी बेहतरी के लिए सोचना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्या इसके बगैर पाकिस्तान रह पाएगा, दुनिया के हम्म। साथ चल पाएगा। तो सवालात वो इंपॉर्टेंट हैं, हम साजिश की तरफ और सियासत की तरफ निकल जाते जी बिल्कुल, बहुत आपने अच्छे तरीके से उसको समराइज कर दिया है कि वो साजिशी नजरिया फौरन आ जाता है। अच्छा, ये हम चूंकि अब बात कर ही रहे हैं और आपसे मौका भी मिल गया बात करने का, तो फरूख साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, अब आपने देखा इंडिया की तरफ से जो कुछ किया गया और अभी जो वो थ्रेटन भी कर रहे हैं बार बार, तो उससे तो अब ये है कि हमें दिफा की तरफ ज़्यादा वसाइल को डाइवर्ट भी करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। और यकीनन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी होगा, डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे भी होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे बैलेंस किया जाए, या कैसे बैलेंस कर रहे हैं मौजूदा जो प्लानर्स या पॉलिसी मेकर्स हैं? जी। हैं। जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रजा साहब जो आपने उठाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। अब देखिए दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि जो दिफा का बजट है वो कितना होना चाहिए, वो किसी के कहने पे उतना हो नहीं सकता। वो मैथ का सवाल बन जाता है। जब आप हम्म। स्ट्रेटेजिक स्टडीज में जाते हैं वो मैथ का सवाल है कि आपके मुल्क का बॉर्डर कितना बड़ा है, आपका जो मुखालिफ है वो कितनी ताकत रखता है, उसका कितना बजट होगा, फौज के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी डालनी है,
क्या फ्लड का काम भी उसने करना है, क्या इंटरनल जो मुल्क के अंदर का काम है वो भी उसकी जिम्मेदारी है। तो ये इवेंचुअली एक मैथ का सवाल बन जाता है, और ये सारी जिम्मेदारियां आप एक इक्वेशन में डाल देते हैं, और उस इक्वेशन का जवाब जो है वो आपका दिफा का बजट निकलता है। अब आप सोचिए कि हमारा जो दिफा का बजट पिछले साल का है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, तीनों का कलेक्टिव बजट $7.5 अरब का है रहा था, $7.5 बिलियन। हिंदुस्तान ने जो सिर्फ राफेल प्रोजेक्ट का एलोकेशन है, सिर्फ राफेल फाइटर तैयारे खरीदने के, वो $16 अरब के। ओह। ओह। हमारा मुखालिफ जो है वो सिर्फ राफेल तैयारे 16 अरब के खरीद रहा है, और हमारी एलोकेशन $7.5 अरब की है पूरे के पूरे दिफाई बजट। बिल्कुल। 2012 से 2024 तक का हिंदुस्तान का बजट मैं जमा कर रहा था, वो आप अंदाजा कीजिए कि मैं खुद हैरान रह गया कि हिंदुस्तान ने $750 की एलोकेशन की है उन सालों में सिर्फ अपने दिफाई बजट। हम्म। और नतीजा आपने देखा, वो जो 87 घंटे की जंग थी, हम्म। उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉस्ट टू कैपेबिलिटी। हम्म। मतलब आपने खर्चा क्या किया और आपने काबिलियत क्या पाई। अब अगर आप राइट। वो स्ट्रिक्टली पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करें, हम्म। कॉस्ट टू कैपेबिलिटी, वो $16 अरब सिर्फ राफेल प्रोजेक्ट को दे रहा है, हम $7.5 अरब पूरी की पूरी फौज को दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला कि उस 87 घंटे की जंग में हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। जी। तो आप सोचिए कि कैपेबिलिटी हम क्या खरीद रहे हैं $7.5 बिलियन में, और हिंदुस्तान ने क्या काबिलियत खरीदी $750 अरब में। राइट। राइट। अच्छा, अब इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल जितना जो आपने भी उठाया कि शायद जरूरत तो है, लेकिन सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आएगा। हम्म। हम्म। देखिए आप बजट में मुझे अभी जो बजट आएगा उसमें वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर में खड़े होते हैं, और वो आपको बताएंगे कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 18,000 अरब होगी। बड़ी खुशी की बात। पिछले साल रजा साहब मैं बैठा टाइम कर रहा था कि एग्जैक्टली 1 मिनट और 35 सेकंड के बाद उसी वजीर खजाना ने कहा कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात 28,000 अरब होंगे। और मैंने हाँ। बताया, आपकी आमदन अभी आपने हमें बताई कि 18,000 है, और आप कह रहे हैं कि हमारे अखराजात 28,000 होंगे। तो उसके बाद फिर ये दिफा वाला मामला क्या बनेगा। देखिए जब तक ये 18वीं तरमीम की फाइनेंशियल शिकें जो हैं वो कायम व दायम है, तो फिर तो आपको जब इस साल वजीर खजाना बताएंगे कि 18,000 अरब की आमदन है विफाकी हुकूमत की, उसमें से 10,000 अरब जो है वो तो सूद की मद में देना है, बाकी जी। बचा 8 अरब। 18वीं तरमीम के तहत वो 8 अरब सूबों में बांटना है। इन दो अखराजात के बाद विफाकी हुकूमत के पास, रजा साहब, कितने पैसे बचे? बहुत ही ना होने के बराबर। सिफर हो गया। जी। और अभी दिफाई बजट 2,500 अरब का बाकी है, अभी 2,000 अरब की ग्रांट्स बाकी हैं, अभी 1,000 अरब की पेंशन बाकी हैं, अभी 1,000 अरब की जो इस्लामाबाद की हुकूमत चलानी है, जिसको रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहते हैं, वो हम्म। बाकी हैं, अभी 2,000 अरब के तरक्याती फंड बाकी हैं, और हुकूमत के पास जेब खाली है। बिल्कुल। तो तो अब इसका मैं सोचता रहा कि बाकी दुनिया में क्या होता है। हम्म। देखिए जर्मनी का जो विफाक का फेडरल बजट है, उसमें जर्मनी के अपने सूबे जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कनाडा के सूबे आपको पता है कि वो कन्फेडरेशन है, उसके सूबे नहायत ही इंडिपेंडेंट हैं। जी हाँ। तो विफाकी डिफेंस बजट है, उसमें सूबे अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी बेसिस पे भेजते हैं। ब्राजील में यही हो रहा है, मेक्सिको में ये हो रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के पास तो सूद की मद में जो एलोकेशन है और सूबों को देने के बाद जो पैसे हैं, फेडरल हुकूमत खाली हो जाती है। करेक्ट। करेक्ट। अब उसमें आर्गुमेंट रजा साहब ये बनता है
कि जो दिफा हो रहा है वो सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं हो रहा। हम्म। दिफाई बजट जो है वो तो सारा बोझ इस्लामाबाद के ऊपर है, लेकिन दिफा पूरे मुल्क का हो रहा है। दैट्स राइट। इसी तरह बिल्कुल। जो 10,000 अरब सूद की मद में दिया जा रहा है, जो कर्जा लिया गया था वो इस्लामाबाद के ऊपर नहीं खर्चा गया था, वो पूरे मुल्क के ऊपर खर्चा गया था। लेकिन उस कर्जे की जो वापसी हो रही है वो सारा बोझ इस्लामाबाद के ऊपर पड़ रहा है। हम्म। तो कुछ दुरुस्त। नजरसानी की जरूरत है, कुछ आप इसको कहें कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है।